Namaskar dosto. Hope you all are doing well and welcome back to my channel. And in today's video, we are going to discuss about the Routledge history of literature in English, Britain and Ireland. जी हाँ, हम लोग द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश को MCQs के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं अपने इस चैनल पे। ठीक है, तो राउटलेज की बुक्स से जितने भी MCQs बन रहे हैं मेरी समझ से, मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए यूट्यूब वीडियो में डाल रखा है। ठीक है, आप लोगों को बस चेकआउट करना है एंड अच्छे से वीडियो को देख लेनी है। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये MCQ सीरीज चल रही है, पार्ट 1 to 4 मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग प्लीज जाके उसको देख लो, फिर इस वीडियो को देखना। बहुत अच्छे से आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एक और बात, मैंने MH अब्राहम्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, MH अब्राहम्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोगों को MCQs मिल जाएंगे MH अब्राहम से। ठीक है, उससे जितने भी टर्म्स है मैंने सबको MCQs की फॉर्म में कन्वर्ट किया है ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प मिले। ठीक है, अगर आप लोग नेट, CUET, सेट, DSSB, गेट, TGT, PGT या कोई भी अदर एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियोस आपके लिए हीरा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियोस जनरली नहीं बनते हैं एंड मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, एंड पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। ठीक है, और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए, पूरे 2 मिनट हो गए बात करते करते, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से एक बहुत छोटा सा कोट है आप लोगों के लिए कि बी द मोस्ट एक्सट्रीम वर्जन ऑफ योर सेल्फ। समझे, खुद का एकदम एक्सट्रीम वर्जन बनो। ठीक है, जब मन ना करे तब भी पढ़ो। ठीक है, लाइक अगर आप लोग को ये वाला चैप्टर अभी खत्म करना है तो आप लोग खत्म करके ही उठो। आप लोग बोलो नहीं मुझे करना ही है, बिना किए मैं नहीं उठूंगा या नहीं उठूंगी। ठीक है, खुद का एकदम एक्सट्रीम वर्जन बन जाओ। एक बात होती है ना, पुश योर लिमिट्स। ठीक है, वही बात है। इतना पढ़ो कि एग्जाम जो है वो 6 मंथ में ही क्रैक हो जाए। ठीक है, और आप लोगों के पास तो अच्छा खासा टाइम है। मैं CUET PG वाले एस्पिरेंट्स की बात कर रही हूँ। आप लोगों के पास तो पूरा 1 साल है लगभग, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। एंड जो बच्चे अभी सेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं एंड जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के पास टाइम कम है, बट फिर भी आप लोग इस MCQ सीरीज को देखकर बहुत सारी नॉलेज है वो हासिल कर सकते हो और खुद को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड ले मोर्टे द आर्थर। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा थॉमस मैलोरी, सर थॉमस मैलोरी। ओके, सर थॉमस मैलोरी इसके राइटर है। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ इसको लिख रखा है। What year was Le Morte the Arthur completed? So 1470 chronology based क्वेश्चन बनते हैं। so इस हिसाब से डेट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, याद रखना। Who published Le Morte the Arthur in 1485? So विलियम कैक्सटन इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने इसको पब्लिश किया था और उन पब्लिश करने का ये रीजन था कि उनकी प्रिंटिंग प्रेस आई थी। ठीक है, 1485 में ही। Which event ended in the same year as the publication of Le Morte d'Arthur? So the end of War of the Roses. ठीक है, ले मॉर्टे दी आर्थर के पब्लिकेशन के साथ साथ एक इवेंट हुआ था जिसका खात्मा हुआ था। I mean, वो इवेंट खत्म हुआ था। ठीक है, तो वो कौन सा इवेंट था? वॉर ऑफ रोजेस। इसका टाइम पीरियड है ना 1435 to 1485। ठीक है, डेट्स पूछे जाते हैं इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, एंड आप लोगों को ये बताना है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स की डेट बतानी है और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की डेट बतानी है।
और मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ था? ये साइन हुआ था 1215 में। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स की डेट बताओ और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की डेट बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। Which writing is uniquely attributed to John Skeleton? So here is the correct answer, Skeletonics. इनके नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शंस में अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो खुद में ही आंसर निकल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, what is Johnson Skeleton's Philip Sparrow primarily about? An elegy for a pet bird. Okay, next, which play is considered the only late medieval drama whose author is known and was written by John Skeleton? So, Magnificence. Okay, option number C is correct. In which century did Johnson Skeleton's play Magnificence likely originate? So, 16th century, right? Next, which literary figure moved the printing press business to Fleet Street? So, Wynkyn de Worde. यहाँ पे W छूट गया है, सो यहाँ पे होना चाहिए, एक सेकेंड, या W. What kind of characters does Skelton's work often portray? So his work generally portray the characters of courtly and low life characters. वो ना courtly and low life characters को ज्यादा यूज करते थे अपने वर्क्स में। ओके, नेक्स्ट, which work by Francis Bacon illustrate the complex structure and length of sentences resulting from Latinate synectic influence? So the advancement of learning is the correct answer. Okay, next. What style is characterized by plain vocabulary and parrotactic concision often used by writers like Bacon and Milton? So Alfredian. Option number B is correct. Who is known for using complex sentence structure influenced by Cicero in their writings? So फ्रांसिस बेकन ने यूज किया है इनका, ठीक है, और ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी थे। नेक्स्ट, अब रेनेसा, यहाँ तक हमारा मिडिल इंग्लिश जो है वो पूरा समाप्त होता है। अभी हम लोग रेनेसा को पढ़ेंगे। तो रेनेसा क्या था? रेनेसा जो था उसका स्टार्टिंग पीरियड था 1485 टू 1660। एकदम दिमाग में बैठा लो, एक लिप्स पे होने चाहिए सारे डेट्स, ठीक है। तो रेनेसा क्या था? देखो, रेनेसा was a period in European history that bridged the Middle Ages and the modern age. रेनेसा जो था ना, ये एक ब्रिज की तरह काम किया था, ठीक है। ये मिडिल इंग्लिश से लेके मॉडर्न इंग्लिश के बीच का जो पीरियड रहा उसको रेनेसा बोलते हैं, ठीक है। अब रेनेसा में क्या हुआ था? रेनेसा को हम लोग बोलते हैं कि ये एक रिबर्थ था, रिबर्थ ऑफ लर्निंग, आर्ट, लिटरेचर एंड फिलोसफी। ओके, सो देखो, रेनेसा जो है, मैं पेन चेंज करती हूँ, रुको। देखो, रेनेसा जो है वो एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है, जो इसका मतलब होता है कल्चरल रीबर्थ, ठीक है। एंड द पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि रेनेसा का टर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो इट इज अ फ्रेंच टर्म एंड इसका मतलब होता है कल्चरल रीबर्थ, ठीक है। अब इसका लाइफ स्पैन क्या था? इसका स्पैन था 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, ठीक है। ये मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न एज के बीच का जो ब्रिज है ये रेनेसा बना था, क्योंकि इस पीरियड में सारे डेवलपमेंट्स हुए थे, इंग्लिश के बहुत सारे वोकैबुलरीज इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। और लोग जो है वो क्लासिकल लर्निंग पे फोकस करने लगे थे, आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, हर तरह की पढ़ाई की जाने लगी थी, ठीक है। जो लोग थे वो फिर से पढ़ने लगे थे एंशियंट ग्रीस, रोमन एंड अदर सोसाइटीज के बारे में सब कुछ। और ये जो रेनेसा है ये डायरेक्टली नहीं आया था यूरोप पे, ठीक है। ये यूरोप में आने से पहले इटली में था, ठीक है। फिर उसके बाद ये जगह जगह पहुंचा, फिर देन ये पहुंचा हमारे इंग्लैंड में, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, who was responsible for the significant event of ending the rule of Catholic Church in England? So Henry VIII, हेनरी एट जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे कैथोलिक चर्च जो चला रहा था इंग्लैंड को, उसको
खत्म करने में, उसका रूल को खत्म करने में बेसिकली क्या हुआ था ना, चर्च की क्या बोलेंगे उसको, या चर्च की जो धांधलियां है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जो वहां के जो पोप रहते थे वो अपने हिसाब से, जैसे उनको फायदा हो उस हिसाब से वो देश को चला रहे थे, ठीक है। अब वो इन सब से लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इसके बाद जो हेनरी एट आते हैं, इन्होंने कैथोलिक चर्च का जो रूल जो है वो खत्म कर दिया था इंग्लैंड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, what is the term used to describe Henry VIII's significant religious move against the Catholic Church? So the Reformation. उन्होंने रिफॉर्मेशन लाया, किसने लाया, हेनरी एट ने। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो था वो रिलीजियस मूवमेंट आया था, ठीक है, अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च, राइट। नेक्स्ट, who is credited with initiating the Protestant Reformation by posting the 95 Theses? सो मार्टिन लूथर इज द करेक्ट आंसर। इनका बहुत बड़ा हाथ था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट मेजर इवेंट इन 1588 मार्क्ड अ सेंस ऑफ नेशनल रिलीजियस फियर फॉर इंग्लैंड? द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा, ठीक है। इसकी डेट याद कर लेना। द गन पाउडर प्लॉट कब हुआ था? 1605 में। नेक्स्ट, विच स्कॉलर्स humanist thinking greatly influenced generation of writers during the Renaissance? So Erasmus, इनको हम लोग humanist thinker बोलते हैं, ठीक है। What development during Elizabethan era made London the nation's capital and the center for debate, spectacle and entertainment? So the foundation of public theatre, ठीक है। अब इन्होंने जो था इन्होंने पब्लिक थिएटर को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ना कॉमन पीपल्स भी नहीं जा सकते थे देखने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो टिकट थी आई थिंक वो सबके लिए अवेलेबल नहीं थी। वुमेन्स भी जो थी वो प्ले को देखने के लिए अलाउड नहीं थी। इसीलिए एलिजाबेथन के टाइम, एलिजाबेथन एरा जो था हमारा, उसमें उन्होंने पब्लिक थिएटर खोल दिया, जिसकी वजह से जो लंदन है वो नेशनल कैपिटल बन गया, ठीक है। और उसको सेंटर ऑफ डिबेट, स्पेक्टिकल एंड एंटरटेनमेंट के लिए भी जाना जाने लगा। और इसी टाइम पे हमारे बहुत सारे प्ले राइट्स आए, जिन्होंने एक से एक प्ले लिखे, जिसमें से हमारा नाम आता है शेक्सपियर का, क्रिस्टोफर मार्लो का, बेन जॉनसन का, राइट। सो इतने महान महान प्ले राइट्स आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, which controversy was sparked by the rapid expansion of the English lexicon during the 16th century? lexicon का मतलब नहीं पता है तो बता दो। इसका मतलब अगर आप लोग ऐसे नॉर्मली अगर सिंपल टर्म्स में बताओ तो वोकैबुलरी समझ लो, ठीक है। इंग्लिश लेक्सिकॉन मतलब इंग्लिश की वोकैबुलरीज, या जो इंग्लिश से जो वर्ड है, शब्द कोश जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा द इंक हॉर्न कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है। इंक हॉर्न कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से इंग्लिश लेक्सिकॉन जो है वो स्पार्क्ड अप हुआ था, एंड बहुत सारे वर्ड्स न्यू न्यू इंट्रोड्यूस होने लगे थे इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और ये कब हुआ था? 16th सेंचुरी के अंदर। Which of the following processes was not a common method of expanding the English lexicon during the Renaissance? So simplification of grammar, okay. Next, which Renaissance writer is noted for his significant contribution to the expansion of the English lexicon? So ये तो सभी जानते हैं, विलियम शेक्सपियर। इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को दिए हैं, जो हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आज इनका नाम इतना ज्यादा फेमस है। इन्होंने ना सिर्फ प्लेस लिखे, पोएम्स लिखी, बट इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किए हैं। किसने? विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है। नेक्स्ट, which Renaissance poet is often considered the model of the perfect Renaissance gentleman? So Sir Philip Sidney, okay. Next, which sonnet sequence by Sir Philip Sidney is regarded as one of the key texts of Renaissance? सो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ना इसके प्रॉपर नाउन्स पे फोकस करना है। प्रॉपर नाउन्स बोले तो इसके कैरेक्टर्स हो गए, उस पे फोकस करना है, इसकी सेटिंग पे फोकस करना है, इसकी डेट, और थोड़ी सी इसकी समरी पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसका, हाँ, और इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेना।
कि ये मीन्स कि कितने लाइंस में लिखा गया है और कौन सा इसका राइम स्कीम क्या है, ये सब आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से, विकिपीडिया पे सब मिल जाएगा। Who was the direct literary influence on the English Renaissance love sonnet? So, Francisco Petrarca. The earliest sonnet of the Renaissance period were found in which anthology? So, Total's Miscellany is the correct answer. Okay, next. Which of the following works by Edmund Spenser celebrates the court of Elizabeth I and draws a parallel with King Arthur legendary court? So the Fairy Queen is the correct answer. Okay, next. Christopher Marlowe's play Dr. Faustus is notable for its exploration of what theme? So इसकी जो theme है वो human ambition and its consequences है, ठीक है? Next. Who wrote the Spanish tragedy which influenced the development of revenge tragedies in English literature? So Thomas Kidd. Thomas Kidd is the right answer. Spanish tragedy का नाम आए तो थॉमस किड ही लगाना, क्योंकि जो स्पेनिश ट्रेजेडी है इनकी बहुत ज्यादा फेमस वर्क है। आप लोग एक बार जाके बस इसकी समरी देख लेना, इसका पब्लिशिंग डेट देख लेना, ठीक है? Which character from Shakespeare play is known for the line all the world is a stage? So Jakes, ठीक है? ये जो शेक्सपियर का जो वर्क है, क्या नाम था इनके वर्क का, हाँ, एज यू लाइक इट, इसमें इन्होंने ऑल द वर्ल्ड स्टेज का जो फ्रेज है वो दिया है, और ये किसने बोला है? जैक ने, ठीक है? एक्ट 2 सीन 4 और लाइन 139। इतना आप लोगों को याद नहीं रखना होगा, बस एज यू लाइक इट का ये फ्रेज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो आप लोग को ये याद रखना है कि ये कौन से वर्क का है और ये किसने बोला है, ठीक है? दैट्स इट। तो अभी हमारी वीडियो जो है ये यहाँ पे खत्म होती है। कल हम लोग एलिजाबेथन थिएटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। होप आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, ताकि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं महंगे कोचिंग्स एंड टेस्ट सीरीज को, वो इसको देख के अपनी जो तैयारी है वो अच्छी कर सके। एंड हाँ गाइज, आप लोग देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। योर वन सब्सक्राइब इज लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी, so I kindly request you to please subscribe my channel and share it with your friends, and please comment down if you like it or not, ठीक है? चलिए, thank you so much for watching and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।